दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। देश में 2024 के चुनाव से पहले बहुत ज्यादा उथल-पुथल हो रही है। लगातार बीजेपी और कांग्रेस अपनी-अपनी सहयोगी पार्टियों को बुला करके मीटिंग कर रही है। चलो विपक्ष का तो समझ में आता है कि उसे अपने सहयोगी दलों को बुलाकर अभी सत्ताधारी पार्टी को टक्कर देने के लिए ताकत जुटानी पड़ रही है। लेकिन मोदी जी को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है कि अब वो अपने सहयोगी पार्टियों को बुला रहे हैं, और वो भी तब जब पिछले दूसरे कार्यकाल में उन्होंने एक बार भी उन्हें याद नहीं किया था। अब ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है? जरूरत इसलिए आन पड़ी है क्योंकि जिस तरह से जो विपक्षी दल इकट्ठा हुए हैं, पहले पटना में और उसके बाद बेंगलोर में। हालांकि बेंगलोर की तस्वीर जो है इस बार थोड़ी सी इतर है। उसकी वजह ये भी है कि मायावती इस बार उसमें शामिल नहीं है। पिछली बार मायावती काफी सेंटर की पोजीशन में खड़ी हुई थी और सोनिया गांधी ने उनका हाथ थामा हुआ था। लेकिन अब इस बार हाथ थामना तो दूर की बात है कि मायावती दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही हैं। चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद भी तमाम विपक्षी दल वहां पहुंचे हैं, जिसने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नींद उड़ा दी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या करना है, उनके माइंड में ये प्लानिंग शुरू हो चुकी है 2024 के चुनाव से पहले। अब ये प्लानिंग जो है वो ये कहती है कि पिछली बार यानी कि जो पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 303 का आंकड़ा पाया था, वो 303 का आंकड़ा इनके लिए अब थोड़ा मुश्किलों में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मुश्किल में पड़ रहा है, इसीलिए इन्होंने भी अपने अलायंस को बुला लिया है। अब मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से एनडीए बीजेपी का अलायंस पार्टी, जिस तरह आप जानते हैं कि सरकार में आने के लिए उन्होंने एनडीए का गठन किया, उसी एनडीए को अब इंडिया कर दिया विपक्ष ने। यानी कि विपक्षी नेता जो है वो मिलकर के बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। वो लोगों को कंफ्यूज करने में कहीं ना कहीं यहाँ पर कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि एनडीए और इंडिया में ज्यादा फर्क नहीं है। मैं आपको बता दूं, इंडिया मतलब इंडिया नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, और जो एनडीए है वो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। यानी कि ये दोनों नाम सुनने में आपको ऐसा लगेगा जैसे कि शब्दों में अगर आप जाते हैं कि एक जैसी सी बात है, लेकिन ये एक जैसी नहीं है। एक नॉर्थ है और एक साउथ है, इस तरह की बात है। क्योंकि एनडीए जो है वो बीजेपी का उनके गठबंधन की सरकार रही। यहीं पर अब इंडिया जो है वो विपक्षी खेमे की एक ऐसी तरकीब है जिसके अंदर उन्होंने एनडीए को डाल दिया है। यानी कि कहीं ना कहीं वो आने वाले वक्त में एनडीए के भी घटक दल जो है उनको भी न्योता दे सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इनको जो इस वक्त मुमकिन लगेगा वो करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी कुर्सी से हटाने के लिए। लेकिन यहीं पर टेंशन जो है वो बीजेपी की बढ़ी और उसने भी अपने 38 दलों को बुला लिया, मीटिंग की। आप लगातार कुछ दिनों से तस्वीरें देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश से ओम प्रकाश राजभर जो है वो जाकर के मिल गए वहां पर बीजेपी से। उन्होंने अपने लगातार हमले करने शुरू कर दिए ट्विटर से। वहीं पर अगर आप बिहार की बात करें तो वो चिराग जिसकी रोशनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी को दिखाई नहीं दे रही थी, जिसको जिसे कहते हैं ना चिराग तले अंधेरा चल रहा था, अब अचानक वही चिराग रोशन करने के लिए बाहर निकल आता है और दिल्ली पहुंच जाता है। और चिराग भी ऐसा जो कि अपनी रोशनी से ज्यादा बीजेपी की रोशनी पर विश्वास करता है, वो वहां पर पहुंच गया फटाफट, जैसे कि वो इंतजार में बैठे हैं उसके। इसी तरह से अब यहाँ पर बात करें और बाकी जैसे पहले से ही जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं उन सबको बुला लिया उन्होंने, इकट्ठा कर लिया। आपको याद होगा पिछली बार जब लोकसभा चुनाव होने वाला था, उससे पहले मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था, और उस मंत्रिमंडल विस्तार में उन तमाम जातियों को, धर्म को जगह दी गई थी, ताकि अगले लोकसभा चुनाव जो पिछला चुनाव था उसमें आसानी हो सके लोगों के सामने जाने में, और उन तमाम नेताओं को उनकी वो इज्जत दी जाए जो उनको नहीं मिली थी सालों से, और उस इज्जत के भरोसे फिर वो लोकसभा चुनाव इन्हें जिता दें। और ऐसा हुआ भी। इसमें बीजेपी ने जो रणनीति बनाई उसमें कुछ गलत नहीं था। अब एक बार फिर से बीजेपी एक नई रणनीति बना रही है। एक बात तो तय है कि पटना और बेंगलोर ने बीजेपी की नींद खराब तो की है, ये तो पक्का है। अगर वो ऐसा नहीं होता तो वो अपने 38 दलों की मीटिंग बुलाकर नहीं बैठते, जबकि इंडिया में 26 दलों की मीटिंग हुई है। 26 के सामने 38 का आंकड़ा बीजेपी इस वक्त सामने खड़ा करके बताना चाह रही है कि आप कुछ भी कर लीजिए, आपसे ज्यादा लोग हमारे पास हैं अभी भी। लेकिन ये बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है बीजेपी को? बीजेपी के पास अगर इतना सही आंकड़ा है, इतनी मजबूती है, तो उन्हें एक तो नंबर 1 अपने सहयोगी दलों को आज बुलाने की जरूरत नहीं है।
दूसरा, उनको अपने उसी आंकड़े पर, जो बीजेपी एकला चलो की लाइन पर चलती थी, उसी एकला चलो की लाइन पर अभी तक ये चलना चाहिए था। मतलब अकेला काफी है वाली जो लाइन है वो नरेंद्र मोदी के लिए काफी होनी चाहिए थी, लेकिन वो काफी नहीं है अभी जो साफ दिखाई दे रहा है। तो पटना और बेंगलोर ने इतना जरूर कर दिया है कि नींद में खलल पड़ रहा है, और ये नींद का खलल जो है वो लोकसभा चुनाव के उन तारीख तक रहेगा इस बार। उसकी वजह बड़ी है, आप उसे समझिए। उसकी बड़ी वजह है जिस तरह से राहुल गांधी ने कर्नाटक में जीत हासिल की, जिस तरह राहुल गांधी ने लगातार सोशल मीडिया पर अपनी पब्लिसिटी को नंबर 1 पर लाकर रख दिया है। बीजेपी जो है वो किसी भी तरह से राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी को सोशल मीडिया पर बीट नहीं कर पा रही, मात नहीं दे पा रही है। लगातार ये कोशिशें हो रही हैं, यहां तक कि बीजेपी के आईटी सेल को पेड व्यूज खरीदने पड़ रहे हैं, ये स्थिति आ गई है। जो उनके आईटी सेल चलाते हैं अमित मालवीय, उनके साथ ऐसी स्थिति आ गई है कि उनको अपनी नौकरी जस्टिफाई करनी पड़ रही है एक तरह से। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी धड़ल्ले से सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, और आलम तो अब ये हो गया है कि टीवी चैनल, सोशल मीडिया सभी राहुल गांधी को जगह देने लगे हैं। आप अगर 2014 का चुनाव याद करें, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जा रही हूँ, अगर 2014 के चुनाव में ऐसा हुआ था, उस वक्त सिचुएशन बिल्कुल उल्टी थी। उस वक्त मोदी जो हैं वो सोशल मीडिया पर छाए रहते थे, वो उनका सबसे बड़ा हथियार था। आप जानते हैं कि 2014 में नरेंद्र मोदी को सत्ता में लाने में सबसे बड़ा रोल जिसने प्ले किया वो था सोशल मीडिया, और इसका साथ नरेंद्र मोदी ने कभी नहीं छोड़ा। लेकिन अब सोशल मीडिया नरेंद्र मोदी का साथ जरूर छोड़ रहा है, और उसने अपना पाला बदल लिया और वो चला जा रहा है राहुल गांधी के पास। राहुल गांधी जो है वो इसकी जिसे कहते हैं ना, नब्ज को समझ चुके हैं। कभी वो हरियाणा में पहुंच जाते हैं महिलाओं के पास, उनकी चारपाई पे बैठ के उनके साथ बातें करते नजर आते हैं, गप्पे मारते हुए दिखाई देते हैं। कभी उन्हीं गप्पों के साथ में वो अपने घर पे न्योते में बुला लेते हैं और उन्हें खाना खिलाते हैं। अपनी माँ, अपनी बहन से फोन पे बात कराते हैं, जैसे कि काम आदमी है जो कि देश में संघर्ष कर रहा है बाकी आम जन की तरह। ऐसे राहुल गांधी ने अपनी छवि को बना लिया है। वो बात और है कि ये सब उनकी एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, और ये स्ट्रैटेजी उनके लिए काम आ रही है। जिस तरह से 2014 में नरेंद्र मोदी के लिए ये स्ट्रैटेजी काम आ रही थी, तो बेंगलोर और कर्नाटक और ये पटना, ये तमाम जो स्थितियां सामने आ रही हैं, ये इस वक्त बड़ा डैमेज क्रिएट कर रही हैं बीजेपी के लिए। और बीजेपी क्योंकि इस बात के लिए कई सालों से हम देख रहे हैं, जब वो सत्ता में आई है और सत्ता में आने के बाद लगातार बन रही है, और कई राज्यों में उन्होंने अपने आप को बनाने की कोशिश की है, तो वो साम दाम दंड भेद लेकर के अपनी जगह किसी तरह से बनाए रहे, इस पर संघर्ष करती रहती है, ये बात साफ है। लेकिन इस संघर्ष के बीच में कहीं ना कहीं वो अपनी क्रेडिबिलिटी से कॉम्प्रोमाइज कर रही है, वो उसमें गिरावट आ रही है। इसको समझने की भी जरूरत है, क्योंकि अगर सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी उतने पॉपुलर नहीं हो रहे हैं जितना जिसके लिए उनकी पूरी आईटी सेल मेहनत करती है, उनके तमाम मंत्री मेहनत करते हैं, उनके तमाम कार्यकर्ता, नेता, आरएसएस सब मेहनत करते हैं, यहां तक कि इंटरनेशनल विंग में बैठे हुए कई लोग उनके लिए मेहनत करते हैं। अगर ये सब उनकी मदद नहीं कर पा रहे तो चिंता का विषय है इस वक्त उनके लिए बहुत ज्यादा। अब मैं आपको बताती हूँ कि जिस तरह से बेंगलोर और पटना की मीटिंग की अगर हम चर्चा कर रहे हैं, तो बेंगलोर में एक अच्छी चीज ये भी दिखाई दी कि जो उत्तर प्रदेश के गठबंधन के नेता समाजवादी पार्टी के जब पहुंचे बेंगलोर, तो वहां पर अखिलेश यादव के साथ बैठे दिखाई दिए। आप ठीक समझ रहे हो, मैं जयंत चौधरी की बात कर रही हूँ। जयंत चौधरी, उनको काफी कोशिश की गई है बीजेपी की तरफ से तोड़ने की, लेकिन उन्होंने अभी तक अपना पाला नहीं बदला है, और वो पहुंच गए बेंगलोर, यानी कि उन्होंने एक मैसेज दे दिया। और इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग तस्वीर दिखाई दी थी, ये एक तस्वीर वो है जो बीजेपी को परेशान कर रही है। इसके अलावा एक और तस्वीर है, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, इन दोनों की भी एक तस्वीर चर्चा में सामने आ रही है। वो भी एक तस्वीर चिंता का विषय है, क्योंकि राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच में अगर अच्छी गणित के साथ कुछ समझौते हो जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे पर एक बार फिर से विश्वास करते हैं, तो यूपी बहुत बड़ी टेंशन बन सकता है बीजेपी के लिए। ये आप तय है, ये आप लिख लीजिए, ऐसा हो सकता है अगर इन दोनों के बीच में दूरियां कम हो जाती हैं। अच्छा, दूरियां इनके बीच में उस तरह की नहीं है, लेकिन जो गणित की दूरियां है ना, वही हैं। अगर उसको ये मैनेज कर लेते हैं
तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी टेंशन हो जाएगी, क्योंकि साउथ में बीजेपी अपने पांव उखड़ते हुए लगातार देख रही है, उखड़ गए हैं। भगवे का रंग जो आप मैप में देखा करते थे पूरी तरह से भरा हुआ, उसमें कई कई जगह पर अब दूसरे रंग भरते जा रहे हैं। इस तरह की तस्वीर सामने है। ऐसे में अगर पूरे देश की सीटों का गणित लगाया जाए बीजेपी की तरफ से, तो अभी स्थितियां कमजोर हैं। गृह मंत्री जो हैं अमित शाह, यानी कि बीजेपी के चाणक्य, वो लगातार रोज पूरे देश की सर्वे रिपोर्ट मंगा रहे हैं। सर्वे रिपोर्ट पर मंथन चल रहा है, उसके मुताबिक फैसले लिए जा रहे हैं। ये तमाम चीजें सामने हो रही हैं। ऐसे में विपक्ष पिछली बार कमजोर था, लेकिन इस बार उतना कमजोर नहीं है। इस बार काफी ज्यादा मजबूत हुआ है, और मजबूती की वजह आप जानते हैं, लगभग विपक्ष के हर व्यक्ति के घर तक कोई ना कोई जांच एजेंसी पहुंच चुकी है। अब ये डर इनको कम से कम चैन से बैठने नहीं देगा। ये लड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो हथियार उठाएंगे, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा हो। लेकिन इसी हथियार के आधार पर अगर ये कुछ भी चोट पहुंचाते हैं बीजेपी को, तो बीजेपी के लिए इस बार मुश्किलें पैदा हो जाएंगी, क्योंकि लगातार 2 बार की सरकार, ये जनता के लिए एक बहुत ऐसा सत्य है जिसे जैसे वक्त बदलता है, ऐसे देश में हमारे सरकार बदलती है। कुछ ना कुछ जरूर बदलेगा, और उस बदलाव को नहीं हो बीजेपी की तरफ से, उसके लिए वो कोशिश कर रही है लगातार कि ये जो अब 303 सीटों के बाद में इन्हें जो अपने सहयोगी दलों की याद आई है, ये दल इन्हें बचा लें। कहीं ना कहीं एक बड़े टाइटैनिक की तरह बीजेपी ने जो अपना स्वरूप बनाया था, उसमें ये दल कहीं ना कहीं डॉट्स भरते हुए नजर आएंगे। पानी जो थोड़ा बहुत भी कहीं से आके टाइटैनिक को डुबो सकता है, उसकी कोशिश करने की इनकी इस वक्त ये पूरी कवायद चल रही है। लेकिन विपक्ष जो है वो उतना ज्यादा मजबूती के साथ अपने हौसले, इस बार बॉडी लैंग्वेज अगर आप तमाम नेताओं की देखें, बेंगलोर की मीटिंग में, पटना की मीटिंग में, तो वो बहुत मजबूती से दिखाई दे रही है। और जिस तरह अखिलेश यादव ने ये मैसेज भी भेजा कि बेंगलोर से इतिहास भी जुड़ा और अब फ्यूचर भी जुड़ेगा, तो ये तमाम बदलाव इशारा कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो अब बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है, खासतौर से बेंगलोर और पटना की मुलाकातें। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।